सो वेलकम यू ऑल। आप सभी लोगों का वापस से असम सिविल इंजीनियरिंग क्लास के अंदर स्वागत है, वेलकम है। सो एज़ यू नो कि ये हमारा पार्ट नंबर 3 वीडियो है जो कि आपके असम पीएससी का जो हुआ था आपका पेपर, दैट इज़ अ पीएन एंड आरडी वाला, तो उसका ये हमारा डिस्कशन चल रहा है। उसका ये पार्ट नंबर 3 लेके आ रहा हूँ। एज़ यू नो वेरी वेल, माय नेम इज़ सिद्धार्थ एंड लास्ट के 2 वीडियोस में मैंने आपसे 1 to 25 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। उनसे एसोसिएटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में भी मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ ये वीडियो को पार्ट नंबर 3 है जिसमें आगे के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। एंड एक और न्यूज़ आप लोगों के लिए, फ्रॉम 1 जुलाई से आपके जो हैं एई, जेई, ऑल्सो जो बच्चे गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिविल ब्रांच के लिए प्रॉपर एक हाइब्रिड कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सो आप जो भी लोग हैं और आपके जितने भी दोस्त हैं, सो आप सभी लोगों से शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त हैं उन लोगों को बताइए कि 1 जुलाई से जो है वो आप लोगों के बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कन्वर्ट कीजिए अपनी सक्सेस के अंदर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द आवर क्वेश्चन डिस्कशन। सो अब मैं अपने क्वेश्चन डिस्कशन के ऊपर स्टार्ट करता हूँ। सो इन द लास्ट क्लास मैंने आपसे डिस्कस किया था, दैट इज द 25th नंबर क्वेश्चन। मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको वापस से जो है इसके बारे में बताऊंगा। तो एक बार लास्ट क्वेश्चन जो देखेंगे अपन पार्ट 2 का, उसमें ये बोला गया था कि आपसे यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में पूछा गया था। सो रीड द क्वेश्चन नंबर 25 फर्स्ट, देन आई विल गो फॉरवर्ड। क्वेश्चन बोल रहा है कि डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ of a catchment may be obtained by dividing the ordinate of a single peak runoff hydrograph. So see what is the hydrograph. First of all आप लोग ये देखिए कि एक हाइड्रोग्राफ बेसिकली क्या होता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे बेसिकली दिस हाइड्रोग्राफ इज अ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ। सो ऑन एक्स एक्सिस आपके पास टाइम है, वाई एक्सिस पे आपके पास डिस्चार्ज है। कौन सा डिस्चार्ज? दैट इज जनरली जो डिस्चार्ज रहता है ये आपका प्रेसिपिटेशन हुआ। लेट अस सपोज से बारिश हुई, बारिश होने के कारण यहाँ पे कुछ पानी तो आपका ग्राउंड के अंदर इनफिल्टर्ड हो जाएगा, ग्राउंड वाटर में कंट्रीब्यूट करेगा, और कुछ पानी जो है वो ट्रेवल करेगा आपकी सरफेस ऑफ द ग्राउंड के ऊपर। लेट अस सपोज से ग्राउंड लेवल है, ये जो पानी है इसको जनरली बोलते हो इनफिल्टर्ड वाटर, और ये जो पानी मूव कर रहा है इसको आप बोलते हो रन ऑफ वाटर। नाउ व्हाट इज द हाइड्रोग्राफ? हाइड्रोग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रन ऑफ प्लस आपका इनफिल्ट्रेशन। दैट मीन्स टोटल कितना पानी आपका रिसीव हुआ उसके बीच का ग्राफ है। अब अगर मैं एक्चुअल में बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आता है। कहने का मतलब इसका ये जो ऑर्डिनेट रहेगा ना आपका, हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट उठा रहेगा। कहने का मतलब अगर मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं तो ये वाला जो पोर्शन है जो मैं शेड कर रहा हूं इसको जनरली आप बोलते हो बेस फ्लो। बेस फ्लो का मतलब या डिले फ्लो का मतलब क्या होता है कि वो फ्लो जो आपकी स्ट्रीम में कुछ समय के बाद कंट्रीब्यूट करेगी। कहने का मतलब इनफिल्टर्ड वाटर कुछ समय के बाद आपकी जो रनिंग स्ट्रीम है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करेगी, इसको बोला जाता है बेस फ्लो। और जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको आप जनरली बोलते हो दिस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। नाउ अगर मैं इसको बेस फ्लो को अलग कर दूं, लेट अस सपोज से अगर मैंने बेस फ्लो को अलग किया तो अब आपका हाइड्रोग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और खत्म हो जाएगा आपका कहाँ पे, यहाँ पे आके। नाउ ये जो ग्राफ होता है इसको आप बोलते हो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। एंड डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एरिया, तो दैट इज अ मीटर क्यूब पर सेकेंड, और यहाँ पे भी टाइम आपका लेट अस सपोज से किसी भी यूनिट में है तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो व्हाट इज द एरिया ऑफ DRH? एरिया ऑफ DRH विल बी नथिंग बट इट इज द वॉल्यूम। एंड इफ यू डिवाइड दिस वॉल्यूम बाय एरिया ऑफ द कैचमेंट, कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो वॉल्यूम पर यूनिट एरिया आपको क्या मिल जाएगा? डेप्थ। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था। सो रीड द प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन अपन वापस से देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में बोला गया था आपसे कि आपका जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है कैचमेंट का, अगर उसको मैंने डिवाइड कर दिया आपके जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कहने का मतलब पीक से, दैट मीन्स आपका कोई भी ऑर्डिनेट अगर मान लो डिवाइड हो रहा है उससे, तो आपको क्या चीज़ मिल जाएगी? क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया था कि वो आपको टोटल डेप्थ दे देगा इन सेंटीमीटर्स के अंदर। सी DRH है तो इसलिए आपका डायरेक्ट रन ऑफ आएगा। बट यहाँ पे अगर मान लो फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया होता, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की जगह वो फ्लड हाइड्रोग्राफ, कहने का मतलब DRH में आपने किसको ऐड कर दिया? बेस फ्लो को, देन आपको यहाँ से टोटल वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ मिलता।
ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन आपका राइट आंसर क्या निकल के आएगा? इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज दी ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो मैंने कल इसका आंसर आपको बता दिया था, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपना मेन क्वेश्चन का डिस्कशन करें। सी दिस प्रॉब्लम नाउ। क्वेश्चन नंबर 26 में ये बोला गया है कि क्रिटिकल वेलोसिटी अगर वी नॉट है देन अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरी इट्स सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू सी। ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर एक भी नहीं है, और जो भी आपकी बुक्स वगैरह हैं उसमें इसका रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। पहले मैं कैनेडीज थ्योरी बता दे रहा हूँ ब्रीफली आपके सामने कि व्हाट इज द कैनेडी थ्योरी। सो बेसिकली कैनेडीज थ्योरी क्या थी आपकी? कैनेडी थ्योरी ये थी कि जब आपके लिए किसी ऑनलाइन कैनल को डिजाइन करनी है, दैट मीन्स फॉर डिजाइन ऑफ ऑनलाइन कैनाल, सो डिजाइन ऑफ ऑनलाइन कैनाल आपकी 3 थ्योरी चलती हैं इसमें। सबसे पहले आई थी कैनेडी। कैनेडी के जो ड्रॉबैक थे उसको पूरा अलग किया था, दैट इज द लेसी ने। और लेसीज के बाद आपकी है एक सील्ड थ्योरी या सेडिमेंटेशन थ्योरी, कुछ भी बोल दो, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट थ्योरी बोलते हैं इसको बेसिकली, पॉपुलरली नोन एज दी शील्ड थ्योरी। अब कैनेडी थ्योरी ने क्या बोला था, ब्रीफली मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ आपको कि कैनेडी थ्योरी ने क्या बोला था। कैनेडी ने स्टेट किया था कि आपकी जो सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी है किसी भी चैनल के अंदर, कहने का मतलब एक चैनल के अंदर आपकी स्कोरिंग नहीं होगी, सिल्टिंग नहीं होगी। मान लो यहाँ पे एक पानी फ्लो कर रहा है, लेट अस सपोज से दिस इज द वाटर इज फ्लोइंग, ये पानी फ्लो कर रहा है इस चैनल के अंदर। अब इस चैनल के अंदर आपका जो है ना तो सिल्ट डिपॉजिट होगा ना ही सिल्ट आपका स्कोर होगा, इस बेड को स्कोर करेगा। कब? जब आपकी ये किस कंडीशन में? स्टेबल कंडीशन। अब कैनेडी के अकॉर्डिंग स्टेबल कंडीशन क्या आएगी? जो एडीज जनरेट हो रही हैं ये आपके सस्पेंशन में बना के रख रहा है। कहने का मतलब कैनेडीज ने ये बोला था कि जो भी सिल्ट सपोर्टिंग पावर है वो बेसिकली आपके बेड से जनरेट हो रही है एडीज, ठीक है। यही इसका मेन ड्रॉबैक था। लेसी ने जब इस चीज़ को एनालाइज किया तब उसने ये पाया कि जो सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी है वो आपकी पूरे के पूरे पेरीमीटर के ऊपर डिपेंड करती है। कहने का मतलब एडीज आपके बेड से भी जनरेट होते हैं, एडीज आपके साइड से भी जनरेट होते हैं, ठीक है ना। अभी भी कुछ स्ट्रक्चर आपके जो है लेसीज थ्योरी से डिजाइन हो रहे हैं, लेकिन कैनेडीज थ्योरी से अब आपके कोई भी स्ट्रक्चर्स डिजाइन नहीं होते हैं। ये दोनों थ्योरी आपकी 1905 के अप्रॉक्सीमेट निकल के आई थी। ये कैनेडीज 1905 और लेसी आपकी 1937 के करीब करीब निकल के आई थी, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कैनेडीज के अकॉर्डिंग जो उसकी सिल्ट ट्रांसपोर्ट पावर है दैट मीन्स क्यूटी, ये आपकी जनरली फंक्शन होती है कि जो कि कांस्टेंट था, बेस विड्थ दैट मीन्स चैनल की जो बेस विड्थ है, एंड जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसकी पावर में होता है 1/4। कई सारी बुक्स के अंदर इसमें आपका रॉन्ग आंसर दिया है, कई सारी बुक इसका 3/4 बोलते हैं, कई बार इसका 5/2 बोलते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या है? बिहार पीएससी बीपीएससी का क्वेश्चन है एक्चुअली ये। बीपीएससी में इसने आंसर जो दिया था वी नॉट की पावर में दैट इज 2.5, और वहीं से ये सारे के सारे क्वेश्चंस और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो इस आंसर को अडॉप्ट करते हैं। दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्यूटी का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका वी नॉट की पावर में 1/4, याद रखना। इट इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड आपको ये चीज आपको एस के गर्ग में मिल जाएगी। सो एस के गर्ग इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपको क्यूटी जो सिल्ट ट्रांसपोर्ट पावर है एज पर द कैनेडीज इट इज प्रोपोर्शनल टू आपका वी की पावर में 1/4 है। सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वी नॉट की पावर में 1/2 इनकरेक्ट है, वी नॉट की पावर में आपका 3/2 ये भी इनकरेक्ट है। मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपका मैच कर रहा हो। सो फॉर दिस क्वेश्चन मैं इसमें लिखूंगा कि वी नॉट की पावर में 1/4 है, दैट मीन्स नो ऑप्शन इज मैचिंग, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ये, दिस इज द करेक्ट वन, राइट। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोला गया है, रीड द प्रॉब्लम कि इफ द V इज द टोटल वॉल्यूम और कंजम्पशन ऑफ द वाटर इन लीटर फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, देन पर कैपिटा कंजम्पशन और द वाटर अलाउंस फॉर द वाटर सप्लाई के लिए। सो लेट अस सपोज से इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पर कैपिटा डिमांड बता दो आप किसी भी कम्युनिटी की, कैसे निकालते हो? लेट अस सपोज से कि V इज द वॉल्यूम है, मान लो आपके पास V वॉल्यूम है, टोटल एनुअल वॉल्यूम V है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन का वॉल्यूम कितना होगा तो आप डिवाइड कर दोगे 365 से, ठीक है। मान लो अब मुझे एक इंडिविजुअल की आपको वॉल्यूम चाहिए, तो ये वॉल्यूम आपका किस में आ रहा है? इट इज द मीटर क्यूब पर डे में, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक आदमी के द्वारा दैट मींस पर कैपिटा। सो अब आप इसको किससे और डिवाइड कर दोगे? पॉपुलेशन से और डिवाइड कर दोगे। मान लो 100 मीटर क्यूब आपके लिए पानी आ रहा है साल भर में 10 लोगों के बीच में। अब मैं आपसे पूछूं
कि मुझे एक आदमी का एक दिन का पानी बता दो, तो 100 मीटर क्यूब को आप पहले डिवाइड करोगे 365, ये आपका एक दिन का पानी 10 दिन के लिए, और फिर 10 से और मल्टीप्लाई कर दोगे 365 को, तब ये एक इंडिविजुअल का पानी मिल जाएगा एक दिन के लिए। तो सेम क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि इफ द वी इज द वॉल्यूम, और अगर मान लो एन इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, देन आपका कितना इसका मतलब डिस्चार्ज निकल के आएगा। सो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू वी अपॉन में 365 इंटू एन। नाउ अब चेक करो, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। मैंने ये आपको फॉर्मूला लिख दिया है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सी क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम द एनवायरमेंटल। आप लोग नोट कर रहे हैं इसमें जनरली आपका इरिगेशन एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पीएनआरडी के लिए। तो इसमें आपका वाटर रिसोर्स और इन्वायरमेंट थोड़ा ढंग से करके जाना, और प्लस एक और चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के भी खूब क्वेश्चन हैं इसमें। सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, द पीएच ऑफ द वाटर कीप्स स्लाइटली लेस देन 7। क्या फ़ायदा निकल के आता? अगर पानी का पीएच लेस देन होगा आपका 7 से, तो दो फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि पीएच लेस देन 7 पे आपकी एक रिएक्शन होती है डिसइंफेक्शन के अंदर। डिसइंफेक्शन में आपकी एक मेन रिएक्शन होती है, दैट इज आपका HOCl प्रेजेंट होता है एट pH 7 पे, विच इज़ द 80% टाइम्स मोर इफेक्टिव फॉर द फ्री क्लोरीन के कंपेरिजन। मतलब Cl2 के रिस्पेक्ट में 80 गुना ज़्यादा आपका क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है। तो एक तो ये फायदा है कि रेट ऑफ डिसइंफेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरा फायदा ये है कि जो आपकी डाइक्लोरामाइन है NaCl2, ये जनरली आपकी प्रेजेंट होती है फॉर द पीएच ऑफ 6.5 टू आपकी इट इज 7 से लेके आपकी 5.5 के बीच में। सिंस इस रेंज में आपकी NH2Cl आ रही है डाइक्लोरामाइन। नाउ डाइक्लोरामाइन आपका फ्यूचर रिकंटामिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहने का मतलब फ्यूचर में जो रिकंटामिनेशन हो रहा है उसको ये रोकेगा। मोर ओवर जो HOCl है वो आपका 80 गुना ज़्यादा तेज़ी से आपका क्या करेगा, डिसइंफेक्शन करेगा। इसलिए पानी का पीएच नॉर्मली आप लेके चलते हो लेस देन 7 बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बोथ द इम्पॉर्टेंट और द यू कैन से दिस कंपाउंड। तो पानी का पीएच क्यों लेस देन लेकर चलते हो आप 7 से? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द डाइक्लोरामाइन प्लस एफिशिएंसी ऑफ HOCl के कारण भी हम पानी का पीएच क्या लेके चलते हैं, लेस देन 7 लेके चलते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आया होगा। ये डिसइंफेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। जब आप हमारे प्रॉपर बैच ज्वाइन करोगे उसमें मैं पूरी इसकी जो रिएक्शंस वगैरह है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एज पर द डिजाइन मेथड ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट द रिकमेंडेड बाय द IRC, आपका जो मेन मेथड है वो कौन सा मेथड आपका रिकमेंड करता है फॉर द फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन के लिए? देखो, फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन आप GI मेथड से भी करते हो। ठीक है, सो फॉर डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट GI मेथड भी यूज किया जाता है, आपका CVR मेथड भी यूज किया जाता है, वेस्टरगार्ड अप्रोच आपका बेसिकली रिजिड पेमेंट के अंदर यूज किया जाता है। सो दिस इज यूज फॉर द रिजिड पेमेंट। एंड बैंकलमैन बीम मेथड जो रहता है ये जनरली आप यूज करते हो किसके लिए? दैट इज अ स्ट्रेंथिंग ऑफ द पेमेंट के लिए। स्ट्रेंथिंग में भी आपका क्या कि जब फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर आपको फ्लेक्सिबल ओवरले करना है, सो फ्लेक्सिबल ओवरले ओवर दी फ्लेक्सिबल ओवरले, वहां पे आप बैंकलमैन बीम मेथड का यूज करते हो। नाउ आपका IRC रिकमेंडेशन किसको करता है? आपका IRC रिकमेंड करता है दिस CBR मेथड के लिए, मॉडिफाइड CBR मेथड, पॉपुलरली नोन एज दी मॉडिफाइड CBR मेथड। इसमें आपका क्या होता है कि जनरली आप कॉमर्शियल व्हीकल पर डे की जगह पहले ये आपका CVPD पे रिप्रेजेंट कर रहा था। कहने का मतलब जितने भी आपके नंबर ऑफ लोड रिपीटेशन है वो उसको कॉमर्शियल व्हीकल पर डे पर मेजर करता था। बट नाउ अ डेज इट इज जनरली मेजर इन दी मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल, दैट इज MSA। गेट के ऊपर ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, वो पूछता है कि हाउ मेनी मिलियंस ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल विल बी पासेस ओवर द रो। वो आपका मॉडिफाइड CBR मेथड है। नाउ ग्रुप इंडेक्स मेथड दैट इज द GI मेथड। अगर मैं ग्रुप इंडेक्स मेथड के बारे में छोटा सा अगर मैं यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन करूँ, सो GI मेथड बेसिकली आपका जो है एम्पेरिकल मेथड है
और एम्पेरिकल मेथड होने के कारण यहाँ पे बेसिकली आपको क्वालिटी को कंसीडर नहीं किया गया था। कहने का मतलब अगर अच्छी क्वालिटी का पेमेंट मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो तब भी आपको थिकनेस क्या मिल रही थी, सेम थिकनेस, और अपने बैड क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो तब भी आपकी सेम थिकनेस ट्री निकल के आ रही थी। तो क्वालिटी को कंसीडर नहीं किया, मतलब यहाँ पे कॉस्ट को भी कंसीडर नहीं किया गया था। ना जीआई की वैल्यू आपकी जनरली वेरी करती है 0 से लेकर 20। अच्छा, जीआई का फॉर्मूला क्या होता है? सो जीआई का फॉर्मूला होता है आपका 0.01 BD प्लस 0.005 AC प्लस 0.2 आपका होता है यहाँ पे, दैट इज ए। नाउ यहाँ पे ABC जो है बेसिकली आपकी लिमिट्स होती हैं, और जीआई के अकॉर्डिंगली आपकी अलग अलग सॉइल का क्लासिफिकेशन है। क्या क्लासिफिकेशन है? अगर आपकी जीआई वैल्यू वेरी कर रही है, लेट अस सपोज ये जीआई वैल्यू है, यहाँ पे मैं कमेंट लिख रहा हूँ, लेट अस सपोज ये वैल्यू आपकी है 0 से लेके 1, तब इसको आप गुड सॉइल बोलोगे। देन 1 से लेके 2 ये आपकी फेयर सॉइल है। फ्रॉम 2 से लेके आपकी 10 दैट इज अ पुअर, एंड वेरी पुअर फॉर 10 से लेके 20, दिस इज दी वेरी पुअर। ठीक है, सो ये आपका ग्रुप इंडेक्स मेथड था। आई थिंक सफिशिएंट है इसके बारे में। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? द करेक्ट आंसर विल बी दी फॉर दिस क्वेश्चन इज CBR मेथड, or you can say the modified CBR method. So right answer for this question is CBR method. ठीक है। Now next question अगर अपन आगे देखें, अगला प्रॉब्लम बोला गया है कि if the coefficient of the friction on the road is 0.15, the maximum super elevation is 1 in 15 is provided, then maximum speed of the vehicle is। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे इसको। मैं इसके ऊपर जो है बेसिक फॉर्मेट बता दे रहा हूँ कि कैसे निकालते इसको। ठीक है, सो आपके लिए बेसिकली सुपर एलिवेशन गिवन है, आपको कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन गिवन है, आपको रेडियस गिवन है, आपसे पूछ लिया गया है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि स्पीड क्या होगी। सो एज यू नो रेडियस विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज यानी द v² बाय 127r, और यू कैन से 127 E प्लस एफ। ये वाला फॉर्मूला अगर आप देखोगे फॉर डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, दैट इज द E प्लस एफ इज इक्वल टू v² अपॉन में 127r। तो मैं r को क्या लिख सकता हूँ, या मैं इसको v को क्या लिख सकता हूँ? v को मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से, v विल बी इक्वल टू 127 r E प्लस एफ का स्क्वायर रूट। सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ के लिए, सारी वैल्यूज इसमें किस में है? v आपकी किस में चलती है? kmph में। r आपका किस में चलता है? मीटर्स के अंदर। और EF की वैल्यू आपकी कोई यूनिट नहीं है। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे 127, r की वैल्यू आई थिंक आपको कितनी गिवन थी इस क्वेश्चन में? सो r में भी 100 मीटर। देन इसके बाद आपका E जब निकालोगे आप 1 in 15 मतलब इट इज 6.6%, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.06 प्लस F की वैल्यू आपके पास 0.15 है। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास 52 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। मैं एक मिनट इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ कितना आंसर निकल के आता है। सो 1 in 15 इज दिस प्लस 0.15 मल्टीप्लाई विद 100 इंटू 127 का स्क्वायर रूट, दैट इज यस 52.45 आंसर निकल के आएगा आपका। सो करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। आप कैलकुलेटर के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में आपको ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन लीव करना, कौन सा क्वेश्चन करना है उसको सॉल्व। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 52.44 kmph, राइट? So this is the right answer. Coming to the next question, there is a full width of the land acquired finalizing the highway alignment is known as। थोड़ा सा मैं हाईवे अलाइनमेंट के बारे में यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर ले रहा हूँ आप लोगों से। सो कमिंग टू अवर पेज, सी अब हाईवे के अंदर आपके पास वेरियस क्रॉस सेक्शन होते हैं। जब आप ज्योमेट्रिक फीचर्स को देखना स्टार्ट करते हो, कौन कौन से फीचर्स होते हैं देखिए। सो
फर्स्ट फीचर्स अगर मैं इसमें बना के बताऊं आपको, तो इसमें शेप की ऑप्शन नहीं है यार। छोड़ो। सो लेट अस सपोज से डायग्राम को थोड़ा इग्नोर करना, यहाँ पे फ्री हैंडली बनते नहीं है डायग्राम, है ना। ना देखो, सबसे पहले जो आपको ऊपर वाला सेगमेंट दिखाई दे रहा है, इसको आप बोलते हो, दिस इज कॉल्ड द विड्थ ऑफ कैरियर्स वे। ठीक है ना। जो आपकी सरफेस लैंड पे आ रही है, इसको या तो आप बोलते हो राइट ऑफ वे, या इसी को आप बोल देते हो रोड लैंड विड्थ। अब इसके बाद कई सारी यहां पे लाइंस होती हैं। सबसे पहले जो लाइन निकल के आती है, इसको आप जनरली बोलते हो रोड बाउंड्री। फिर इसके बाद आपके पास होती है कंट्रोल लाइन, एंड देन इसके बाद होती है आपकी बिल्डिंग लाइन। अब रोड बाउंड्री का मतलब क्या है कि वो बाउंड्री जहां तक कि आपका रोड आगे फ्यूचर में एक्सपेंड कर सकता है। कंट्रोल लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं है बिल्डिंग बनाने की। और बिल्डिंग लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे परमिशन आपकी बिल्डिंग लाइन के बाद अब आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। नाउ दो बिल्डिंग लाइन के बीच का अगर मैं डिस्टेंस बताऊं आपको, ये आपका निकल के आता 150। दो कंट्रोल लाइन के बीच का डिस्टेंस आपका निकल के आता 80, और आरबी के बीच का ये जो वैल्यू निकल के आता है, इसको आप 45 मीटर लेके चल सकते हो। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस और द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ दी आपकी हाईवे के अंदर। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि फुल विड्थ ऑफ द लैंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनलाइजिंग द हाईवे, इसको क्या बोल सकते हो? इसको आप करेक्ट आंसर क्या बोल सकते हो? इसका राइट ऑफ वे। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन आपकी टॉप मोस्ट वाली है, कैरियर्स वे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन का ही पार्ट है, और रोडवे आपका जो आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, पूरा क्रॉस सेक्शन, इसको आप बोल सकते हो रोडवे। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन नंबर 31 ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। वेयर इज 32 क्वेश्चन? सो 31 के बाद आपका 32 क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 31 पेज ही नहीं है यहाँ पे। चलो कंटिन्यूशन करते हैं 44 नंबर वाले क्वेश्चन से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन द एनालिसिस ऑफ द रेट क्वांटिटी ऑफ द ड्राई मोटार जो आपको रिक्वायर्ड है फॉर 10 मीटर क्यूब ऑफ बिग वर्क के लिए। मैं इस पूरे क्वेश्चन को प्रॉपरली आपके सामने प्रूव कर रहा हूं, बट इसका रिजल्ट आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है। तो इंसर्ट करते हैं पेज। नाउ देखो, जनरली आपसे कुछ पॉइंट्स डायरेक्टली याद रखना। 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार अगर आपको चाहिए तो आपको 1.25 मीटर क्यूब ड्राई मोटार आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड चीज, ये आपकी मोटार के अंदर है। वहीं पे 1 मीटर क्यूब अगर आपको वेट कंक्रीट चाहिए है, तब आपको इंग्रेडिएंट्स कितने मिलाने पड़ेंगे ड्राई फॉर्म में? 1.52 से लेके 1.54, कहने का मतलब 52 से 54% आपने उसको इंक्रीज कर दिया है ऑफ ड्राई वेट, और यू कैन से द ड्राई कंक्रीट। नाउ अब मोटार ने क्या पूछा है आपके क्वेश्चन में? आपसे ये पूछा है कि मोटार की क्वांटिटी बता दो फॉर 10 मीटर क्यूब ऑफ दी ब्रिक मैसोनरी वर्क के लिए। कैसे निकालोगे? तुम जानते हो कि तुम्हारी ब्रिक के अंदर, मान लो अगर मैं 1 मीटर क्यूब के बारे में बात करूं, तो 1 मीटर क्यूब में आपकी 500 ब्रिक्स आती हैं। डायमेंशन क्या होता है इनका? डायमेंशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप नॉमिनल साइज मॉड्यूलर साइज लेके चलोगे 19 सेंटीमीटर। इस पूरी वैल्यू को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? मीटर क्यूब के अंदर। क्यों? ये वैल्यू सेंटीमीटर्स में है, तो आपकी अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर में -6 आएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके लिए वॉल्यूम निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका 0.76, आपका 95, ठीक है, मीटर क्यूब। ये आपकी क्या है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स आया। ठीक है। टोटल वॉल्यूम आपके पास 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब में से ब्रिक का वॉल्यूम अलग कर दिया, तो आपके पास किसका वॉल्यूम मिल जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा ड्राई मोटार का वॉल्यूम, विच इज 0.2305 मीटर क्यूब। ये सारी वैल्यूज याद रखनी है कि कैसे निकल के आ रही हैं। सो 0.2305
5 मीटर क्यूब। अब आपके पास क्या आया, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द मोटार। नाउ अब आपसे अभी तो ये क्वांटिटी मोटार की निकल के आई है, अब अभी आपको इसमें वेस्टेज को भी कंसीडर करना पड़ता है, क्यों कई बार आपका वेस्ट हो जाता है ना मोटार। सो वेस्टेज जनरली आप 30% कंसीडर करके चलते हो, दैट मीन्स 28 to 35% लेके चलते हो। मैं नॉमिनल वैल्यू लेके चल रहा हूँ 30%। जब आप इसमें 30% से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास टोटल जो ड्राई वेट निकल के आएगा, या हम बोले कि आपको चाहिए है क्या चीज, ड्राई वॉल्यूम। सो ड्राई वॉल्यूम आपका कितना है, 30% से इसको इंक्रीज कर दो, दैट इज 0.2305। यहां से जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 0.3 मीटर क्यूब। नॉर्मली यहां पे मैंने 28% या 30%, टू बी मोर प्रिसाइज 30% वेस्टेज को इंक्लूड किया है। आपसे 28 बोलता तो यहाँ पे 1.28 आता, आपसे 35 बोलता तो 1.35 आता। सो फॉर 10 क्यूब, ये 1 मीटर क्यूब के लिए आपके पास कितना मोटार है, 0.3 मीटर क्यूब। तो 10 मीटर क्यूब के लिए कितना ड्राई मोटार चाहिए, दैट इज द 0.3 मल्टीप्लाई विद 10, दैट इज 3 मीटर क्यूब। ये पूरा का पूरा जो भी मैंने यहाँ पे समझाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके मोटार की कैलकुलेशन ऐसे ही होती है, मोटार की कैलकुलेशन सिमिलरली आप ब्रिक की कैलकुलेशन करते हो। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका 3 मीटर क्यूब निकल के आएगा, या 3 क्यूबिक मीटर में आपका मोटार की क्वांटिटी निकल के आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर एक्सकेवेटिंग द सॉलिड रॉक द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट, सी पावर शॉवेल। पावर शॉवेल आपकी जो है वो जनरली ज्यादा सुटेबल होती है फॉर एक्सकेवेशन ऑफ द रॉक। नाउ पावर शॉवेल आप अगर देखोगे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ये इसका हॉपर लगा रहता है, ये क्लोज रेंज ऑफ वर्क के लिए बेसिकली इसको प्रेफर करते हैं। इसका मूवमेंट कैसा होता है, ये आपका इनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, ये आपकी बेसिकली पावर शॉवेल का काम है। नाउ पावर शॉवेल बेसिकली आपकी क्लोज रेंज ऑफ वर्क और हार्ड टाइप की सॉइल के अंदर बेसिकली प्रेफर की जाती है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दैट इज दी करेक्ट आंसर तो आपका फॉर हार्ड रॉक के लिए या सॉलिड रॉक के लिए आप पावर शॉवेल। नाउ ड्रैग लाइन क्या होती है, ड्रैग लाइन का काम होता है कि ये आपकी ग्राउंड लेवल से ऊपर यहाँ पे माउंटेड रहेगी क्रेन के ऊपर, और ये ड्रैग प्रोसेस के थ्रू मटेरियल को जो है वो ऊपर लिफ्ट लेके आएगी। सिमिलरली अगर आपको एक्सकेवेशन करना है किसके नीचे, दैट इज द सी वाटर के अंदर, तब भी आप इसको ड्रैग लाइन का यूज करते हो। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द यू कैन से दी ड्रैग लाइन। कैमशेल्स बेसिकली जो आपके सीवर के होल्स होते हैं, तो कैमशेल कुछ इस तरीके से दिखाई देती है आपको, यहाँ पे इसके अंदर वो लगे रहते हैं नॉचेस। ये क्या करेगी, इस तरीके से यहाँ पे माउंटेड रहती है, तो इसका फ्लो यहाँ पे होगा या इस तरीके से मूव करेगी, और पूरे के पूरे मटेरियल को आपका वर्टिकली लिफ्ट करने का काम है आपकी कैमशेल का। और हो जो आप जेसीबी मशीन देखती हो, जिसको आप नॉमिनल बोलते हो गार्डन हो, इसका काम क्या है, जो कि आपकी जेसीबी की मशीन होती है, वो जो आपकी बेसिकली ट्रेंचेस वगैरह का बनाने का काम करती है, उसके लिए जनरली आप इसका यूज करते हो। तो पावर शॉवेल आपकी क्या है, इनवर्ड और आपकी अपवर्ड है। जो आपकी हो है इसका काम ये है कि इट इज जनरली द आउटवर्ड एज वेल एज आपकी डाउनवर्ड, ये दोनों आपकी एक दूसरे से रिलेट होती हैं। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दैट इज द पावर शॉवेल। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर के क्वेश्चन है ये, जब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आएगा तो वहां पे मैं इसको ब्रीफली कंप्लीटली डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों के लिए सफिशिएंट है ये कि करेक्ट आंसर इसमें आपका क्या निकल के आएगा, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे पावर शॉवेल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in reinforced plain concrete the footing of the soil which is thickness on the edge should not be। ये पूछ रहा है कि अगर मान लो आपका प्लेन कंक्रीट है तो फुटिंग की कितनी मिनिमम थिकनेस लेके चलते हैं। सो आपका कोडल प्रोविजन बोलता है कि 150 mm आपको लेके चलनी है। कहने का मतलब लेट अस सपोज से ये आपकी एक आइसोलेटेड फुटिंग है, तो इसकी जो मिनिमम डेप्थ आपको रखनी है एटलीस्ट 150 mm लेके चलनी है। ठीक है, नाउ पॉइंट ये है कि मिनिमम डेप्थ कितनी लेके चलते हैं। सो फॉर आइसोलेटेड फुटिंग आपकी जो मिनिमम डेप्थ रिकमेंड करता है IS 456, वो रिकमेंड करता है 50 mm। ठीक है, वहीं पे अगर आपका पाइल आ जाता है तो पाइल के अंदर यही जो आपकी पाइल कैप की जो मिनिमम थिकनेस होगी वो आपको लेके चलनी है 200 mm। सो अगर आपसे पाइल की पूछा जाता तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, दैट इज 200 mm। बट आपसे ये पूछा गया है कि PCC की अगर फुटिंग अकेली रेस्ट कर रही है, पाइल कैप के बारे में नहीं पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, दैट इज द करेक्ट आंसर 150, बट 200 जो है बी ऑप्शन ये आपका पाइल कैप के लिए सही है। देन अगला है कि द फॉर द टेस्टिंग ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट साइज ऑफ द क्यूब। सीमेंट की जब आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हो तो नॉर्मली आप कितने साइज का क्यूब जो है वो यूज करते हो।
सो जनरली आपका जो क्यूब की साइज है, क्यूब की साइज स्पेसिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो कोड है वो ये बोलता है कि किसी भी सरफेस एरिया का, किसी भी सरफेस का जो एरिया होगा वो 5000 स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आप इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 70.6 निकल के आती है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो कोड ने बोल दिया कि 5000 mm स्क्वायर लेके चलना है हमें। जैसे ये वाला जो सरफेस एरिया रहेगा, कोई सा भी फेस का सरफेस एरिया रहेगा 5000 mm स्क्वायर, उसने डायरेक्टली डायमेंशंस नहीं बताए। तो कोई आंसर बोल सकता है 7.6, कोई बोलेगा 7.3, 70.3, कोई बोलेगा 70.8। सारे आंसर एक्सेप्टेबल है। नो एनी, मतलब कोई भी एज सच यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं बताया गया। सो सिंस यहाँ पे आपके पास 5000 का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपको 70.6 दिखाई दे रहा है। सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब के लिए आप जनरली जो यूज़ करते हो क्यूब की साइज, वो आप जनरली यूज़ करते हो 70.6। ना वहीं पे 100 mm का और 150 mm का, ये दोनों आपके यूज़ होते हैं कंक्रीट के अंदर। अब कंक्रीट के अंदर भी कौन सा 100 mm तब यूज़ करोगे जब आपकी नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट लेस देन है आपकी 20 mm से, और 150 mm का क्यूब तब यूज़ करोगे जब नॉमिनल साइज जो है वो ग्रेटर देन है किससे, आपका 20 mm से। अब नॉमिनल साइज क्या होती है? दो चीज़ होती है, एक आपकी होती है नॉमिनल साइज और एक आपकी होती है मैक्सिमम साइज। ना नॉमिनल साइज का मतलब क्या होता है, मैं पेज इंसर्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे इसको समझाने के लिए। सी, नॉमिनल साइज का मतलब ये होता है, लेट अस सपोज से ये कई सारी सीप्स लगी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग। लेट अस सपोज से ये 90 माइक्रोन की सीप है, लेट अस सपोज से ये 80 माइक्रोन की सीप है, लेट अस सपोज से 70, 60 एंड सो ऑन। ठीक है। नॉमिनल साइज का मतलब क्या होता है? नॉमिनल साइज का मतलब ये होता है कि आपने 100% पास करा देना है पूरे मटेरियल को। वो मैक्सिमम सीप जिससे कि आपका 100% मटेरियल जो है वो पास किया, दैट मीन्स 0% जो है वो मटेरियल रिटेन किया गया है, इसको आप बोलते हो नॉमिनल साइज। तो यहाँ वाले क्वेश्चन के लिए 100% किस सीप से पास किया है, आपका 0% रिटेन किस पे हुआ, 90, तो नॉमिनल साइज आपकी होगी 90 माइक्रोन। वहीं पे मैक्सिमम साइज का मतलब क्या होता है कि वो मैक्सिमम सीप जिसके ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट रिटेन हुआ है। तो कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट कितना रिटेन हुआ है, लेट अस सपोज से 5% रिटेन हुआ है आपके 80 माइक्रोन के ऊपर, तो मैक्सिमम साइज जो निकल के आएगी वो 80 माइक्रोन निकल के आएगी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी मैक्सिमम साइज एज वेल एज दी नॉमिनल साइज के बीच में। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या था, दैट इज क्यूब पूछा गया था आपसे सीमेंट के लिए। सो राइट आंसर 70.6 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि मिनिमम पिच ऑफ द ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट ऑफ द कॉलम। तो पिच का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये जो आपकी कॉलम होती है इसके अंदर आप जो लेटरल टाइज बनाते हो इसके बारे में ये स्पेसिंग पूछ रहा है। तो पिच की वैल्यू आपकी कोड रिकमेंड करता है कि 300 mm से कम होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो भी निकल के आ रहा उससे कम होना चाहिए। 5 लॉन्गिट्यूडनल जो मिनिमम है, मिनिमम डाया है उसका 16 टाइम्स एंड 48 टाइम्स आपका क्या होना चाहिए, ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट का होना चाहिए। कहने का मतलब जो आपकी मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी उसको आप पिच अडॉप्ट करोगे। क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस गिवन है ABC, उनमें तीनों का आंसर सही है। दैट मींस की लेसर वैल्यू ऑफ द अबव 3 विल बी द रिकमेंडेशंस ऑफ द पिच की मिनिमम वैल्यू फॉर ट्रांसफर, दैट इज फॉर द टाइट कॉलम के लिए, टाइट कॉलम के लिए। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए स्पाइरल रिइंफोर्समेंट कॉलम के लिए, तो फॉर स्पाइरली रिइंफोर्स कॉलम के लिए आपकी जो पिच निकल के आएगी उसमें आपकी दो चीज़ें हैं पिच के लिए। सो पिच शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन, इट शुड बी द 25, यहाँ पे 75 है। यहाँ पे आपका जो है देयर इज अ डाया ऑफ 4/6 और यहाँ पे आपका 3 टाइम्स ऑफ 5s। यहाँ से आपको अडॉप्ट करनी है मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ से आपको अडॉप्ट करनी है मिनिमम वैल्यू। कहने का मतलब लेट सपोज से पिच आई आपकी 51, यहाँ से लेट सपोज से डाया आपने एज्यूम कर लिया 6, लेट सपोज से टेक 24 5s का वैल्यू, तो 24 और 25 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 25 से ऊपर होना चाहिए। और डाया ऑफ कोर लेट सपोज से आपने मान लिया है कैलकुलेशन के लिए 36, तो 36 डिवाइड में आपका 6 बनेगा नहीं, 360 मान लो यहाँ पे, तो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा यहाँ से। और 75 मिनिमम वैल्यू कितनी है, 60। सो कहने का मतलब आपकी पिच किसके बीच में होना चाहिए, 25 से लेकर 60, मतलब 51 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हमारी पिच जो निकल के आएगी करेक्ट निकल के आएगी। ये कैलकुलेशन होती है पिच की फॉर द आपकी रिइंफोर्समेंट स्पाइरली रिइंफोर्स्ड कॉलम के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड फॉर द कंक्रीट एज पर IS 456। तो कंक्रीट का अगर आपसे मिनिमम ग्रेड पूछा गया है तो 20 यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, नॉर्मल RCC वर्क के लिए। वहीं पे अगर आपसे कोस्टल वर्क के अंदर पूछा जाता तो कोस्टल वर्क के अंदर आपका M30 यूज़ करते हैं।
सिमिलरली अगर आपसे बोला जाता प्री टेंशन के लिए तो M40 यूज़ करते हैं, पोस्ट टेंशन के लिए आपसे पूछा जाए तो आप M30 का यूज़ करते हो। सो दीज आर द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। यहीं से आपको IS 456 में एक ड्यूरेबिलिटी टेबल है, उसको भी पढ़ना है कि कितनी मिनिमम सीमेंट कंटेंट आप जनरली लेके चलते हो। ठीक है, सो ये कुछ 50 नंबर तक क्वेश्चन थे जो अपन ने यहाँ पे देख लिए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया, दैट इज द 46। कैंटिलीवर कैरिंग द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W ओवर इट्स फुल लेंथ is propped at its free end and that is the level of the fixed end। then अपन से पूछा गया है कि what is the bending moment will be zero at its free end and also at। तो आपका नॉर्मली इसमें डायरेक्ट याद रखना है कि फ्री एंड से आपका 0.25 L पे जाके जो है वो आपका बेंडिंग मोमेंट जो है वो जीरो होता है। आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया, आंसर इसका सी रहेगा। बाकी फ्री प्रॉप्ड एंड पे भी जीरो रहेगा और 1/4 फ्रॉम द फ्री एंड पे भी आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो निकल के आएगा। अगर मैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर का अगर मैं आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम एंड 1/4 ऑफ एल से लेके, सॉरी ये आपका 1/4 फ्रॉम फिक्स्ड एंड है। तो फ्री एंड से पूछा गया ना, तो फ्री एंड से आपका 3/4 आ जाएगा। राइट आंसर इसका जो है वो डी ऑप्शन है, इट इज फ्रॉम द फ्री एंड से पूछा गया, नॉट फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ जो भी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अब अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी तक 50 तक के क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो गए हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपका जो भी नेक्स्ट सेशन होगा। थैंक यू।